हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 12th क्लास, ये हमें स्टडी करना है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब तो आप वैसे ही जानते हैं कि बॉडी के अंदर पोटेंस कितना है। तो यहां पर हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो ये देखिए, स्टैटिक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह से पोटेंशियल जो दूसरी टर्म्स है, पहली टर्म्स हमने पढ़ ली थी चैप्टर नंबर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दूसरी टर्म हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब पोटेंशियल आएगा कैसे? व्हाट इज द पोटेंशियल? तो डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड होने की डिग्रियां कितनी है उसके पास में। कहने का मतलब सीधा सीधा सा है, इसको मैकेनिकल से हम समझने की कोशिश करते हैं जरा। वी सपोज वी हैव ए वाटर टैंक, और उसमें वाटर का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो इसमें वाटर का लेवल बढ़ रहा है। इसी तरह से यदि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज का लेवल जब बढ़ता है तो दैट इज इट्स पोटेंशियल। वो पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि लेवल ऑफ चार्ज। सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट निकल कर आया, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, लेवल ऑफ चार्ज। चार्ज का जो लेवल है कंडक्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसकी टेक्निकल डिफाइन जो फिजिक्स के अंदर है वो क्या है कि द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सीलेटिंग द चार्ज पार्टिकल, बिना एक्सीलेट किए। ये देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक क्यू चार्ज है सपोज करिए, तो क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके चारों तरफ आसपास पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेकर के आते हैं, तो इन्फिनिटी से सपोज करिए कि एक चार्ज को यहाँ लेकर के आए, या इधर लेकर के आए, या यहाँ पर प्लेस्ड करें, तो उस प्लेसिंग में आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क नहीं करने देगा, तो अपने आप तो कुछ होगा नहीं, वी हैव टू डू सम वर्क। तो लेट ये चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 इज ब्रिंग टू इन्फिनिटी एट द पॉइंट B। एक B पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज Q0 को लेकर के आते हैं, तो अमाउंट ऑफ द वर्क डन W इन्फिनिटी टू B, W कहाँ से होगा? इन्फिनिटी से B तक, डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज Q0 इज कॉल्ड पोटेंशियल V। तो V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी V अपॉन Q0, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर के V तक विदाउट एक्सीलेट द चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलेट नहीं करना, टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को ही लेकर के आना है। तो द अमाउंट, दोबारा सुनिए एक बार, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड विदाउट एक्सीलेटिंग एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू B अपॉन Q0। अब ये देखिए, ये जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक, या कोई सा भी पोटेंशियल हो, पोटेंशियल हमने यहाँ दो पढ़े हुए हैं। एक तो 11th क्लास में था ग्रेविटेशन के कारण, और एक अब 12th क्लास में आया इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो दोनों ही पोटेंशियल हैं, बाकी और कोई पोटेंशियल आप पढ़ेंगे नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? एक्चुअल में ये डिफरेंस ही होता है। यहाँ हम इन्फिनिटी से लेकर के आए थे, इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है किसी भी चार्ज का, वहाँ कोई फील्ड तो होगा नहीं इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर होता है पोटेंशियल 0। इस वजह से हमने इसको खाली क्या बोल दिया? पोटेंशियल। अदरवाइज ये क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की हम डिफाइन क्या बनाएंगे? सपोज करिए क्यू चार्ज है, एक चार्ज टेस्ट चार्ज Q0 को आपको A टू B पॉइंट लेकर के आना है, तो हम डिफाइन क्या बनाएंगे? द अमाउंट ऑफ द वर्क डन in bringing a unit positive test charge from one point to other point against the electrostatic force without accelerating the charge particle is called electric potential difference। वो क्या होगा? electric potential difference। तो we can write VAB और VBA is equal to WA to B upon Q0।
अब ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखें, वी ए माइनस वी बी लिखा जाएगा या बी बी माइनस वी ए लिखा जाएगा, तो वो हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि ये बिंदु पहले, ये दिस पॉइंट इज बिफोर और ये कहाँ पर है बाद में, तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, देन यू कैन राइट वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नोट, डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नोट। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन आ गई। तो ये देखो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस था, यदि हम इस ए पॉइंट को इन्फिनिटी पर कंसीडर करते तो ये क्या बनेगा, वी वी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी अपॉन क्यू नोट एंड वी इन्फिनिटी बिकम जीरो। इन्फिनिटी पर कोई पोटेंशियल होता नहीं है क्योंकि वहाँ चार्ज का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही खत्म हो जाएगी। तो वी वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू इन्फिनिटी वी अपॉन क्यू नोट। यही चीज आपने कहा की थी इधर। तो लेट्स इसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ बेटा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होता है, खाली पोटेंशियल वर्ड कोई है नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन फाइंड आउट करते हैं। हमने आपको क्लियर बता दिया कि डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, जितना डिग्री आया इलेक्ट्रिफिकेशन होने का, इतनी जितना चार्ज एक्यूमुलेट है कंडक्टर के अंदर, चार्ज का लेवल जितना बढ़ता जाएगा उसका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। अब इसकी यूनिट, डायमेंशन, क्वांटिटी, किस तरह की क्वांटिटी है उस पर डिस्कस करते हैं अपन। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला जो आया वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, तो यूनिट कितनी आ जाएगी, जूल पर कूलाम। क्या लगाएंगे, जूल पर कूलाम और J अपॉन सी। ऐसा यूनिट वोल्ट, ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे आप, वोल्ट। वोल्ट इज डिनोट बाय V। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। स्केलर है तो अब आपका आधा टेंशन खत्म हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी थी तो उसमें वेक्टर एडिशन लॉ लगते थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो यहाँ पर कोई वेक्टर एडिशन लॉ नहीं लगेगा। तो बहुत आसान हो गया, यानी आधा काम तो अपना यहीं खत्म हो जाता है। अब इसकी यदि डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहें तो डायमेंशन क्या बनेगी बच्चों, डायमेंशन जूल ml -2 कूलाम AT A1 T1। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, M1 L2 T -3 और A -1। ये डायमेंशन आपको बोर्ड क्लास में कभी कभी पूछ ली जाती है। अब ये देखिए द वर्क डन, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। द वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड path followed by the test charge। वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किस पाथ से आया है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि ये देखिए ये क्यू चार्ज है हमारा, इस क्यू चार्ज के कारण फील्ड जनरेट होगा। अभी हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आए, मान लीजिए कि टेस्ट चार्ज को आप यहाँ से ऐसे लेकर के आते हैं, देन वर्क डन सेम। अभी आप ऐसे लेकर के आए तो भी वर्क डन सेम होगा, इस तरह से लेकर के आइए तो भी वर्क डन सेम होगा, ऐसे लेकर के आए तो भी वर्क डन सेम होगा। यानी कि इन्फिनिटी से आप किसी भी रास्ते से लेकर के आइए, लेकिन पॉइंट यदि सेम है, ये इन्फिनिटी पॉइंट, ये इन्फिनिटी पॉइंट और इधर से लेकर के आए इन्फिनिटी पॉइंट, देन द चार्ज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, और किस पॉइंट पर आ रहा है, पॉइंट P पर। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। ऐसा कब होता है बच्चों, जब जो वर्क डन किया गया वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया। एंड वी नो वेरी वेल दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन किस पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बिकॉज यहां पर आंसर भी आप लोग लिख सकते हैं, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स does not depend because the work done against the conservative force does not depend path पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया उनकी तो डायरेक्शन फिक्स होती है फोर्स की। अब जहां पर चार्ज की डायरेक्शन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे लगेगा। ऐसे ही ग्रेविटेशन में क्या होता था, जो डायरेक्शन होती थी ग्रेविटेशन फील्ड की वो हमेशा कहाँ होती थी, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर ही आना सारी बॉडीज को, चाहे बॉडीज कहीं से भी आए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगी। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे अब हम। तो देखते रहिए, नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से फाइंड आउट करें, ये टॉपिक है। लेकिन हम तो पूरा इसको ड्राइव करके देखेंगे क्योंकि ड्राइव जरूरी है। तो लेट इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर एक चार्ज Q लेट कर लिया। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज स्मॉल r, ये हमने लेट कर ली। वी हैव टू ए चार्ज इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आना, जो डिफाइन क्या कहती है कि ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आइए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि वी हैव ए स्मॉल एलिमेंट ए बी, एक बहुत छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ए बी ले लिया ऑफ dx डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया। इस टेस्ट चार्ज को हमें यहाँ से लेकर के आना Q0 को, एकदम इकट्ठा तो ला नहीं सकते। देन वी हैव टू डू वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अब ये देखिए कि दोनों फोर्स इधर लग रहा है, टेस्ट चार्ज को इधर लेके आना है, फोर्स तो इधर लग रहा है और टेस्ट चार्ज को इधर लेके आना है। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा इनके बीच में, 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन वी कैन राइट dw is equal to, then small amount of the work done dw is equal to f vector dot dx vector, यही फॉर्मूला होता है बेटा। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करिए। देन dw is equal to f dx cos थीटा और cos 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री, -1। तो -1 में यहाँ लगा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, -f dx। अब फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एट द पॉइंट ए बी को हम एक बहुत स्मॉल एलिमेंट लेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द ए बी कितनी बनेगी, लेट x लेट कर लीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द चार्ज Q लेट x। सो व्हाट इज द फोर्स, Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, x, तो x स्क्वायर, Q0 अपॉन x स्क्वायर। देन वर्क डन dw इज इक्वल टू कितना आएगा, Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ये आ गया वर्क डन, स्मॉल वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ए बी डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने स्मॉल वर्क डन ये निकाल दिया। ये वाला वर्क डन आया ये आपका, देखिए जरा गौर से इसको, -Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। अब हमें टोटल वर्क डन चाहिए। व्हाट इज द टोटल वर्क डन
फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। पॉइंट P कहाँ पर है? r डिस्टेंस पर। तो टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन फ्रॉम द टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से r डिस्टेंस। माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और W इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आउटसाइड ले लीजिए, माइनस के क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है आउटसाइड द इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी टू r dx अपॉन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू? dx अपॉन एक्स स्क्वायर। सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी बच्चों? इन्फिनिटी से r तक। अब उसको सॉल्व करिए जरा, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो इन W इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट इंटू 1 अपॉन एक्स एंड वी हैव टू अप्लाई द लिमिट इन्फिनिटी टू r। नोट कर लीजिए आप लोग, यहां तक अपना वर्क डन आ गया। आफ्टर इट we can calculate W is equal to k q नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन इन्फिनिटी? 0, क्योंकि इन्फिनिटी का जब डिवाइड लगता है तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? के क्यू 0 इंटू 1 अपॉन r माइनस 0। तो ये आ गया 0। W इज इक्वल टू के क्यू 0 अपॉन r। W इक्वल टू कितना आ गया? के क्यू 0 अपॉन r। अब इसको क्या करें? यहां तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग, मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं। नोट कर लिया? ठीक, पॉज करके नोट करते जाना और अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बने बनाए खरीद लें उसको फिर पढ़े ही नहीं। जब तक खुद नहीं बनाओगे तब तक आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बार फिजिक्स और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको खुद करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को। यदि वो नहीं करते हैं तो उनको नहीं आएगा कुछ भी। प्रैक्टिस मैक्स मैन है परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है हर हालत में। और वी कैन राइट W अपॉन Q0 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R। Let it is our equation number 2. Now by the define of the electric potential, so we can write by define of electric potential, ये वैल्यू क्या होती है पोटेंशियल की? So we can write V is equal to KQ upon R. Then electric potential due to the point charge, the value is KQ अपॉन R। यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण कितना आ जाएगा हमारा? KQ अपॉन R। KQ अपॉन R अच्छी तरह से हमको याद रहना चाहिए हमेशा। अब माइनस क्यू चार्ज के कारण होता, मान लीजिए पोटेंशियल फॉर माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालते तो ये कितना आ जाता? माइनस के क्यू अपॉन R। यानी कि जैसा चार्ज हो उसी हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। अब पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, आपको ध्यान है, उसी तरह से पोटेंशियल और R में यदि ग्राफ प्लेस करें अपन V एंड R, ग्राफ कैसा आएगा आपका? ये रहा, हाइपरबोलिक कर्व, V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। नोट कर लीजिए। चलिए मिटाल दें, कर लिया सबने? मिटाल जल्दी 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 मिटाल दो। ठीक लीजिए। चलिए,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने देखा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेज और द ग्रुप ऑफ चार्जेज। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज और मल्टीपल चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो मल्टीपल चार्जेज के कारण कोई टेंशन नहीं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एट द पॉइंट। तो वी कैन राइट एल्जेब्रिक सम, लेट वी हैव द मैनी चार्ज Q1, Q2, Q3 up to so on in a system and we have to find out the electric potential at point P। तो सीधा सीधा इसकी डिस्टेंस पता हो आपको R1, R2, R3, then we can write potential V is equal to algebraic sum of the all potential dash 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 plus V and so on। तो बहुत आसान रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर सम करना पड़ता था, यहाँ पर वेक्टर सम करने की हमें जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से जरूरत नहीं है। हटा दें, इरेज कर दें, ठीक। अब मान लीजिए आपको कोई भी सिस्टम दिया हो, ये क्वेश्चन लगाते हैं जरा, इस पर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए अब सपोज करिए वी हैव ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन बनाया हमने, वी हैव ए स्क्वायर चार्ज ऑन द स्क्वायर -q + q -q + q A B C D, side of the square is A, at the center O। You have to find out VO is question mark। करिए जरा, ऑप्शन दें आपको, ऑप्शन ए, चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए 4kq/A, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी √2kq/A, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए बताइए, करके बताइए। 4kq/A 0, √2kq/A नन ऑफ दीज। करिए जरा, चलिए मैं करता हूं। ए पॉइंट पर पोटेंशियल के कारण VA लगेगा, V होगा, VC और VD, चारों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो VO इज इक्वल टू VA + VB + VC + VD। चलिए चारों को ऐड करता हूँ फटाफट से। KQ, ए पर कितना आएगा बच्चों, KQ -KQ/OA, B पर +KQ/OB, C पर -KQ/OC, D पर KQ/OD। चारों पोटेंशियल आ गए। अब देखिए इसमें क्या क्वालिटी जा रही है कि हमने अलजेब्रिक सम कर दिया। वहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्मूले से मैं निकाल रहे थे तो वहाँ अलजेब्रिक सम नहीं कर रहे थे, वहाँ वेक्टर सम कर रहे थे, तो वहाँ डिफिकल्टी थी। अब यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा। OA इज इक्वल टू OB, OC, OD, ये चारों डिस्टेंसेज बराबर आते हैं, A/√2 के बराबर। आपको पहले से ही पता है ये डिस्टेंस O से लेकर के A तक की कितनी होती है, A/√2। तो यहाँ B0 कितना आ जाएगा आपका, 0। ये इससे मर गया, ये इससे मर जाएगा, सारे मर गए, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, B। तो इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए अगला एक और करते हैं, ये हटा दें। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। वी हैव द 2 इक्वल चार्ज, 2 × 10⁻⁸ कूलाम, 3 ले लीजिए, 3 × 10⁻⁸ कूलाम, एंड सेकेंड इज -2 × 10⁻⁸ कूलाम। These are separated at 10 centimeter distance. Let charge Q1 and this is charge Q2. Find the point where
resultant electric potential is 0, where the resultant electric potential is 0. यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में और किए थे ऐसे क्वेश्चन। अब ये देखो कि यहाँ 0 होने के लिए दोनों में से एक चार्ज को नेगेटिव होना जरूरी है, तभी तो 0 हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पोटेंशियल तो ऐड होता है ना हमेशा, बट एल्जेब्रिक सम होगा। तो 0 कब आ सकता है? जब एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो। तो ये विशेष हमको ध्यान देना चाहिए कि यदि किसी लाइन पर 2 चार्ज हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तभी उसमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर 0 आ सकता है पोटेंशियल। तो लेट करते हैं कि लेट दिस पॉइंट्स आर ए एंड बी, और पी पॉइंट मान लेते हैं। चलिए पी पॉइंट पर ये पोटेंशियल कितना हो गया? 0। एक पॉइंट बिटवीन द चार्जेज मान लिया, एक आउटसाइड द चार्जेज मानेंगे अभी थोड़ी देर में। सपोज करिए एक्स डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 10 माइनस एक्स। ये कितनी डिस्टेंस होगी? 10 माइनस एक्स। तो ड्यू टू द ए के कारण पोटेंशियल कितना आएगा पी पॉइंट पर? वी इक्वल टू के Q1 अपॉन एक्स, एंड ड्यू टू द बी दिस पोटेंशियल इज के Q2 अपॉन 10 माइनस एक्स। दिस इज द 10 माइनस एक्स। नाउ बोथ पोटेंशियल आर इक्वल, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि नेट पोटेंशियल VA प्लस VB शुड भी कैसा होना चाहिए? 0। ये पोटेंशियल कैसा होना चाहिए? 0। अब इनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, के Q1 अपॉन एक्स माइनस, या प्लस ही लिख दो चलो, के Q2 अपॉन 10 माइनस एक्स शुड भी 0। अब इनकी वैल्यू पुट करिए, के Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइड, एक्स की वैल्यू मैं रखता हूँ, एक्स की वैल्यू रखता हूँ, बट एक्स की वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर में लेट की है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू बना लेंगे, क्योंकि माइनस चार्ज आएगा ना, या आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो माइनस लेके मैं उसी तरफ लिख रहा हूँ इसको, तो के 2 लगा दूंगा इधर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स, और 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट के लिए। अब काट दीजिए जो कट रहा है वो, या मार दीजिए जो मर रहा है वो। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, जहाँ तक कोई काम का नहीं है वो आपके, ये इरेज कर दिया मैंने। के से के मर गया, 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 2, कुछ नहीं बचा। 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए। 3 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 30 माइनस 3x इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना होगा? 0 होगा। अब एक पॉइंट आप आउटसाइड मान सकते हैं, लेट ए पॉइंट आउटसाइड इज x। तो सेकंड केस में, केस सेकंड में डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं। दिस इज चार्ज Q1 एंड Q2 हियर एट ए डिस्टेंस x, लेट द पॉइंट P, दिस इज 0। तो Q1 से तो x आ गई, और Q2 से इसकी डिस्टेंस आएगी 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। ओके करें? ठीक। तो इसके कारण पोटेंशियल के Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? के Q2 अपॉन 10 प्लस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, सेम सिस्टम है। तो सॉल्व करेंगे तो के से के कैंसिल कर दीजिए, Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन 10 प्लस एक्स। वैल्यू लगाइए, Q1 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, मीटर में कन्वर्ट करोगे, इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसी तरह से 10 प्लस एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 को मैं मार देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। तो 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा? 2 अपॉन 10 प्लस एक्स। कैसा रहा? सॉल्व करिए। 3 इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 30 प्लस 3x इज इक्वल टू 2x।
ट्रांसफ़र करिए तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 30 सेंट, नेगेटिव तो होती नहीं डिस्टेंस तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान था, इजीली आपने कर लिया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे हेक्सागोनल लगे हो या लाइन पर हो दो चार, या हेक्सागोनल आपसे पूछ ले, तो सीधा सीधा आपको एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट करके आना और कुछ नहीं करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए इरेज कर रहे हैं, और ये कर दिया हमने, अब जल्दी जल्दी इरेज कर दिया। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इस तरह का हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी किया था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एट एनी पॉइंट भी किया था, एक्सिस भी फाइंड आउट किया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अब डाइपोल क्या होता है वो हमने आपको लास्ट हमारे जो वीडियोज बने हुए हैं उनको आप अच्छी तरह से देखिए, तब जा कर के आपको फिजिक्स क्लियर होगी। फिजिक्स का मेन कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट देखा 3 मिनट देखा तो उससे कोई जजमेंट निकाल सकते हैं या उससे आप पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है बेटा। तो आपको अच्छी तरह से सारा कुछ देखना है और बहुत अच्छी तरह से समझना है, और लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप। चैनल आपको पता ही है, फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। चलिए डाइपोल स्टार्ट कर रहा हूँ उनमें। लेट बी हैव ए इलेक्ट्रिक डाइपोल कैपिटल ए बी। ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया कैपिटल ए बी। इट कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। लेट ए पॉइंट P, एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे। लेट ए पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट O एट r डिस्टेंस द OP मेक थीटा एंगल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डाइपोल। OP कैसे एंगल बना रही है, देखो हमें क्या करना, क्या है इसके अंदर करना ये है कि हमें किसी भी पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। हमारा जो मेन मोटो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। किसी भी पॉइंट के कारण हम एक्सिस पर निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभी इकट्ठा निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सिस और उस पर तो अपने आप आ जाएगा उसमें एंगल से। यदि एंगल ये 0 हो गया तो एक्सिस पर पॉइंट लाई कर जाएगा, पॉइंट P एंगल 90 हो गया तो ये पॉइंट P कहाँ लाई कर जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो हमने क्या किया कि एक OP लाइन ले ली और पॉइंट P कंसिडर कर लिया, वो थीटा एंगल पर है एक्सिस ऑफ डाइपोल से। तो अब ये देखो कि माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल लगेगा इस पॉइंट पर ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। ये ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज। लेट दिस डिस्टेंस इज r1, और प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल लगेगा। लेट दिस डिस्टेंस इज r2। ठीक है जी। अब पोटेंशियल ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, लेट इट इज V1 माइनस KQ अपॉन R1, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V2 इज इक्वल टू प्लस KQ अपॉन
R2, यही आएंगे। देन टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल BP इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और BP इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए KQ अपॉन R1 माइनस प्लस KQ अपॉन R2 और यू कैन राइट BP इज इक्वल टू KQ अपॉन R2 माइनस KQ अपॉन R1। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया नंबर 1। बट इस सॉल्यूशन में एक कमी है। क्या कमी दिख रही है बच्चों कि ये जो सॉल्यूशन आया BP का उसमें R1 और R2 की फॉर्म है, लेकिन हमें R डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में आंसर को लेकर के आना है। सो अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है R और थीटा की फॉर्म में। इसके लिए हमें इस डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी और डायग्राम से कैसे सॉल्व करना पड़ेगा वो देखते हैं। एक एजम्पशन लेकर के सॉल्व होगा, वैसे सॉल्व नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। आप चाहे तो थीटा कॉस थीटा निकालेंगे मान लीजिए इस ट्रायंगल में, तब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉस थीटा निकाल करके नहीं बताऊंगा। मैं और इजी तरीका इसमें लेकर के बता रहा हूँ कि यदि हम ए पॉइंट से OP लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इफ बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन OP लाइन, तो OP पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए इसको थोड़ा सा पीछे बैक साइड में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट दिस परपेंडिकुलर इज एट पॉइंट M। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ करके इस पॉइंट पर आ गया। दैट पॉइंट इज O, दैट एंगल इज थीटा। अल्टरनेट ये साइड कितनी होगी A से O तक की, स्मॉल a। उसी तरह से O to B कितनी साइड होगी, स्मॉल a। ये ट्राइंगल बन गया आपका AMO। अब ये देखो कि AP इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PM, देन वी कैन राइट हेयर AP अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PM। AP किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PM के, यानी कि बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर दोनों साइड्स बराबर हो। काफ़ी डिस्टेंस पर जाकर के, काफ़ी डिस्टेंस पर जाकर के, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर के जब होगा ऐसा ट्रायंगल, तब जाकर के ये पॉसिबल है। तो हम वही केस मान रहे हैं कि ये बहुत दूरी पर है, तो उस कंडीशन में AP अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हमने क्या ऐड कर लिया, PM। और AP की वैल्यू हमारी क्या है, R1 है। सो R1 इज इक्वल टू हम क्या ऐड कर सकते हैं, PM। अब R1 इज इक्वल टू PM मतलब OP प्लस OM, OP प्लस OM लिख सकते हैं ना, O से P प्लस OM। अब OP कितना है, R, और OM हम निकाल लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। सो वी कैन राइट R1 इज इक्वल टू R प्लस OM। OM की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, तो इन ट्राइंगल OAM, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा अप्लाइड करिए आप। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना बनेगा, OM, हाइपोटेनस OA लगा दीजिए। देन OM इज इक्वल टू OA कॉस थीटा, OA कॉस थीटा। देन OM इज इक्वल टू OA की वैल्यू A, सो A कॉस थीटा। कितना आ गया, A कॉस थीटा। देन R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R प्लस A कॉस थीटा। लेट इट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमने सेकंड निकाल लिया, इसको नोट कर लीजिए आप पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। नोट करिए, कर लिया बेटा। चलिए अब हम R2 को निकालने की कोशिश करते हैं इसी तरह से सेम। तो R2 के लिए हम क्या करें, OP पर, ये OP लाइन है और ये BP है, तो B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अब एक B पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये परपेंडिकुलर हमारा बन गया। लेट दिस पॉइंट इज N। ये पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया हमने, N। तो सेम थिंग, एक ट्रायंगल बना आप पे OBN। अब इसी तरह से PN इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PB, PN इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PB। सो वी कैन राइट, नोट कर लिया ना सबने, सो वी कैन राइट PB अप्रोक्सीमेट इक्वल टू PN और R2 इज इक्वल टू PN।
एंड पी एन वी कैन राइट ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी में से ओ एन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा पी एन, तो आर टू इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ एन, ओ पी सेम आर, तो आर टू इक्वल टू आर माइनस ओ एन, ओ एन के लिए क्या करोगे वापस से ट्रायंगल में जाओगे ओ ए एन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एन, सॉरी ओ बी एन, वेरी वेरी सॉरी, तो ओ बी एन में कॉस थीटा लगाइए आप, कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा बेस अपॉन यानी ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी, तो ओ एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों ओ बी कॉस थीटा यानी कि ए कॉस थीटा, सेम वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ भी सेम वैल्यू, देन वी कैन राइट आर टू इज इक्वल टू आर माइनस ए कॉस थीटा, नंबर थर्ड। अब हमारे पास में तीन वैल्यूज आ गई 1 2 3, इनसे वैल्यू हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद में मैं इरेज कर रहा हूँ सारा, इरेज कर दूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखिए तीन इक्वेशन आ गए, 3 इक्वेशन वी हैव, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में जो आ रहा है उसमें R1 और R2 की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे, सो BP इज इक्वल टू KQ अपॉन R2, R2 मीन्स R माइनस ए कॉस थीटा माइनस KQ अपॉन R1, R1 मीन्स R प्लस ए कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करके बताइए। अब मैं इनको भी रेज कर रहा हूँ जिससे दिक्कत नहीं आएगी हमें, हमने ये भी काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें इसको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर के, तो BP इज इक्वल टू KQ कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा एंड दैट इज योर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा, ये आपका आ गया। इसके बाद में टेक द एलसीएम, एलसीएम लो और सॉल्व करो बच्चों जल्दी जल्दी। तो R प्लस ए कॉस थीटा और R माइनस ए कॉस थीटा और ये आ जाएगा अपना R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। अब इसके बाद में BP इज इक्वल टू KQ, R से R काट दीजिए तो 2a कॉस थीटा बचेगा जी, कितना बचेगा 2a कॉस थीटा, डिवाइड में आएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रख देंगे, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a लगा देंगे इधर, तो BP इज इक्वल टू KP कॉस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों, कितना फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, BP इज इक्वल टू KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो कि ए स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज ए इज वेरी स्मॉल टू R, ए बहुत छोटा है R से, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 ही होती है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ए स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 0, सो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगेन टेंड्स टू 0, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। देन वी कैन राइट BP इज इक्वल टू KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, BP is equal to KP cos theta upon R square. This is our required formula. ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया
के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, पूरे को नोट करिए बच्चों, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पूरा नोट कर लिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसी से हम एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी से हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यदि ये पॉइंट एक्सिस पॉइंट होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन बी एक्सिस, वी कहाँ आ जाएगा? एक्सियल पॉइंट पर। तो बी एक्सिस के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर और वी एक्सिस इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो कि कैसा होगा? मैक्सिमम के पी अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद ऐसे हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर चाहिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना हो? 90 डिग्री, तो वी इक्वेटोरियल पॉइंट, बी इक्वेटोरियल पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर के पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कॉस 90 की वैल्यू 0, सो वी इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्सिस पर जो पोटेंशियल होगा मैक्सिमम होता है और इक्वेटोरियल लाइन पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है? 0 आता है। तो यहाँ से हमने, ये काफ़ी बोर्ड के लिए, जो 12th बोर्ड है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, उसके लिए ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें तो भी आपको यही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो सबको पड़ेगा। यदि हम न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल तो सी के बाद तो आएंगे भैया, तो हम तो पहले यही तो कराएंगे और यही आपको पढ़ना पड़ेगा, यही एग्जाम में आएगा, उसके बाद में इसके सवाल करे जाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप सवाल करने बैठ जाएंगे, ये फॉर्मूला आ गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हम इसको याद कर लेते, ये करें, हमने ये करा ही नहीं तो हमारे बोर्ड में मार्क्स आए ही नहीं, हमें पता ही नहीं थी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं था। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा हम एप्लीकेशन को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, और जिसने हाथ लगाया उसका हाथ खराब हुआ। तो सीधा सीधा सा है, जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा अच्छी तरह से करिए। चलिए अब ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आ गया और हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमने आज क्या क्या काम किए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको फाइंड आउट करना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द ग्रुप ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो ये देखो कि अगले जो लेक्चर है या जो पिछले हैं, जब तक उनको आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आगे का लेक्चर आपकी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लगाएंगे अगले टर्न पर, तो आप अच्छी तरह से हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर को वॉच करते रहिए, अच्छी तरह से देखिए। चलिए बाद में मिलते हैं, ओके बाय।